आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक शारदा चिटफंड स्कैम की और समझेंगे कि ये कैसे हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं इस घोटाले के आकार से। 4,000 करोड़ रुपए। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। इसमें अनगिनत परिवारों की जिंदगी भर की जमा पूंजी चली गई। और इसका असर पड़ा 17 लाख लोगों पर। इसमें चाय बेचने वाले थे, रिक्शा चलाने वाले थे, टीचर्स थे, यानी आम लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई खो दी। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम जो आम लोगों को अमीर बनाने के सपने दिखा रहा था, आखिर ताश के पत्तों की तरह ढह कैसे गया? इसका वादा बहुत सीधा और लुभावना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, 25 दिन में पैसा डबल। और इसी सपने ने लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन असल में शारदा ग्रुप कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी थी ही नहीं। ये एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम थी। अब ये पॉन्जी स्कीम होती क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये धोखाधड़ी का एक ऐसा मॉडल है जिसमें नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को रिटर्न दिया जाता है। इसका पूरा खेल बस 3 स्टेप्स पर टिका होता है। पहले बड़े रिटर्न्स का लालच देकर नए लोगों को जोड़ो, फिर उन्हीं नए लोगों के पैसे से पुराने वालों को पेमेंट करो, और जैसे ही नए लोग आना बंद, पूरा धंधा ठप। इसका फेल होना तो तय ही था। और इस पूरे खेल के पीछे दिमाग था सिर्फ एक शख्स का, सुदीप्ता सेन। अब यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सेन ने इस स्कैम को असली दिखाने के लिए लोगों के भरोसे का, उनकी आस्था का फायदा उठाया। उसने धोखाधड़ी को सम्मान के पर्दे में लपेट दिया। सोचिए, कंपनी का नाम मां शारदा देवी के नाम पर रखा, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े सितारों से इसका प्रचार करवाया, लोकल फुटबॉल क्लब और दुर्गा पूजा को स्पॉन्सर किया, ताकि लोगों को लगे कि ये तो अपनी ही कंपनी है। और इस भरोसे को फैलाने के लिए सेन ने एजेंटों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी। इन एजेंटों को घर घर जाकर नए निवेशक लाने के लिए 40% तक का भारी भरकम कमीशन दिया जाता था। यही सबसे बड़ा धोखा था। शारदा ने खुद को एक पारंपरिक चिटफंड की तरह पेश किया, जो एक भरोसेमंद सिस्टम होता है, लेकिन पर्दे के पीछे इसका मॉडल पूरी तरह से फर्जी था। लेकिन जब कोई चीज इतनी तेजी से बढ़ती है तो वो नजरों में तो आती ही है। और यहां से शुरू हुआ रेगुलेटर्स और सेन के बीच चूहे बिल्ली का खेल। देखिए, भारत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी का नियम है कि अगर कोई कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से पैसा उठाती है तो उसे अप्रूवल लेना पड़ता है। सेबी की नजर शारदा पर पड़ चुकी थी। लेकिन सेन ने नियमों को मानने के बजाय इस जाल को और भी ज्यादा उलझा दिया। उसने 200 से भी ज्यादा फर्जी यानी शेल कंपनियां बना डालीं। मकसद सिर्फ एक था, पैसे के फ्लो को इतना घुमा दो कि कोई उसे ट्रैक ही ना कर पाए। और फिर उसने एक कानूनी दांवपेच खेला। उसने तर्क दिया कि शारदा तो एक चिटफंड है, इसलिए वो सेबी के दायरे में नहीं बल्कि राज्य सरकार के नियमों के तहत आती है। लेकिन कब तक? 2013 आते आते पैसा खत्म होने लगा और ये पूरा साम्राज्य बहुत ही तेजी से ढहने लगा। आखिरी कुछ हफ्ते तो बिल्कुल फिल्मी थे। पहले पेमेंट रुकने लगी, फिर सेबी ने फाइनल नोटिस दे दिया। इसी बीच सुदीप सेन ने सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया, और फिर वो कोलकाता से फरार हो गया। जिसके बाद पूरे राज्य में प्रदर्शन शुरू हो गए और आखिरकार सेन को कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया। सेन की वो चिट्ठी एक बॉम्ब की तरह थी। उसने एक फाइनेंशियल स्कैम को सीधे सीधे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्कैंडल में बदल दिया। उसने साफ साफ माना कि उसने नेताओं को करोड़ों रुपए दिए थे और टीएमसी के कई बड़े नेताओं पर उसे लूटने का आरोप लगाया। लेकिन गिरफ्तारी से कहानी खत्म नहीं हुई। इस घोटाले की जो असली कीमत थी वो आज तक चुकाई जा रही है। एक राहत कोष तो बनाया गया, लेकिन सोचिए, 4,000 करोड़ के घोटाले में से सिर्फ 471 करोड़ ही रिकवर हो पाए और लोगों में बांटे गए। इसका मतलब ज्यादातर पीड़ितों को अपना पैसा कभी वापस नहीं मिला। पर पैसे से भी बड़ा नुकसान था विश्वास का टूटना। सदियों से चली आ रही लोकल सेविंग्स की जो एक परंपरा थी, जो एक भरोसा था, इस स्कैम ने उसे हमेशा के लिए दागदार कर दिया। तो शारदा स्कैम हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई याद दिलाता है। जब भरोसा ही सबसे बड़ी करेंसी बन जाए तो आखिर आम और कमजोर लोगों को इसका गलत इस्तेमाल करने वालों से कैसे बचाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, ताकि इस तरह का धोखा दोबारा ना हो।